अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन तअुद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और दीगर हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुबह से आप हज़रात ने तिजारत की अहमियत के सिलसिले में सुना कि भाई ताजिर के औसाफ क्या होते हैं, उसकी अहमियत क्या है। इन सारी चीज़ों के तमहीदात के अभी फिर से दोहराने की ज़रूरत नहीं है, पहले से वक्त भी हो चुका है और आप हज़रात के चेहरों से भी लग रहा है कि बहुत थके थकाए हैं। इसके लिए मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूँ। मेरा जो उन्वान है अभी ये है शेयर मार्केट के सिलसिले में। अब यहाँ पर जितने हजरात बैठे हैं, कौन कौन हजरात ऐसे हैं जो शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं? ज़रा हाथ उठाएं। आप भी करते हैं, माशाअल्लाह, आप भी करते हैं, आप भी करते हैं, आप भी करते हैं। मौलाना है ना आप भी करते हैं। किस कंपनी के शेयर्स को ख़रीदते हैं जी? टाटा मोटर्स। आप हजरत? इन्फोसिस और जी शरिया कंप्लेंट में चेक करते हैं। कहां से चेक करते हैं? अच्छा, आप कर लेते हैं चेक, इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप कर लेते हैं। माशाअल्लाह भाई, हैदराबाद तो बहुत आगे है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले समझें कि शेयर बाजार की जरूरत क्यों पेश आई। जैसे आम तौर पर मछली बाजार होता है, होता नहीं होता, जहां पर मछलियों की तिजारत होती है। इसी तरह से फ्रूट का बाजार होता है, जहां पर फ्रूट की तिजारत होती है। इसी तरह से आजकल के दौर में एक बंदा शेयर्स खरीद लिया। शेयर्स खरीदने का मतलब क्या है कि भाई कंपनी की मिल्कियत को ले लिया। अब कहते हैं 10 आदमी है या 100 आदमी है, कहता है भाई मेरी जो मिल्कियत है मुझे वापस दो, तो कंपनी क्या करेगी? निकाल के वापस देगी क्या? उसके लिए एक तरीका ईजाद किया कि भाई एक ऐसा मार्केट हो जहां पर बंदा क्या करे? अपने शेयर्स को खरीदे और बेचे, अपने शेयर्स को खरीदे और बेचे। लिहाजा इस जरूरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में बहुत सारे शेयर मार्केट कायम किए गए। और हिंदुस्तान में 2 मशहूर स्टॉक एक्सचेंज हैं। क्या क्या है बताएं? एक बीएसई है और दूसरा एनएसई है। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज क्या हैं? गोया के हिंदुस्तान के शेयर मार्केट की नुमाइंदगी करते हैं। इसके अलावा भी है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज है, दीगर छोटे छोटे हैं। लेकिन ये जो 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, वहां पर क्या होती है? शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। अब जो हजरात शेयर्स खरीदते बेचते हैं, किस तरह की कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं? लिस्टेड कंपनीज की खरीदते हैं या अनलिस्टेड की खरीदते हैं? लिस्टेड। क्यों? अनलिस्टेड की क्यों नहीं खरीदते? शेयर बाजार के अंदर अगर कोई बंदा शेयर्स को खरीदना और बेचना चाहे तो उसके लिए जरूरी है कि अपने शेयर्स को क्या करे? वहां पर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करे, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करे। जो कंपनी लिस्टेड होगी उन्हीं कंपनियों के शेयर्स की खरीदो फरोख्त शेयर बाजार में होगी। अब आपने जो शेयर्स खरीदा, आपने खुद खरीदा या कैसे खरीदा? आपने खरीदा, दोस्त को देते हैं। और जो जिन्होंने खरीदा वेब के जरिए, ऐप के जरिए, ब्रोकर के जरिए। किसने बताया? ब्रोकर के जरिए। तो यह चीज अहम है। कोई भी बंदा अगर शेयर्स खरीदना चाहे तो खुद से नहीं खरीद सकता, बल्कि उसके लिए ब्रोकर का होना जरूरी है, उसके लिए ब्रोकर का होना जरूरी है। अब जैसे हजरत ने कहा कि हमने ऐप से खरीदा, हालांकि ऐप भी क्या है? एक ब्रोकर का ही होता है।
जैसा ज़ेरोदा का है, शेरखान का है, दूसरे जो ब्रोकर्स होते हैं उनके ही एप्लीकेशंस होते हैं। इसके लिए कोई बंदा खुद से शेयर नहीं खरीद सकता, बल्कि शेयर्स की खरीदारी के लिए, खरीदो फरोख्त के लिए शेयर बाजार का मेंबर होना जरूरी है। शेयर बाजार का मेंबर होना जरूरी है। क्यों जरूरी है मेंबर होना? इसलिए कि शेयर्स की खरीदारी एक फन्नी चीज है। आदमी क्या करता है, जो बहुत ही शातिर किस्म के होते हैं, वो सिर्फ क्या है, स्विंग जो होती है ना, लाइन, उसको देख के पहचान लेते हैं। अगर एक गवर्नमेंट तब्दील हुई तो उसके क्या असरात होंगे, इसी तरह से करेंसी डाउन हुई या अप हुई तो उसकी वजह से शेयर्स के अंदर क्या, बाजार के अंदर क्या फर्क पड़ेगा, इन सारी चीजों को जानते हैं तो वही क्या कर सकते हैं, शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। तो इसके लिए शेयर मार्केट ने कहा कि भाई एक बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया का हर इंसान चाहे कि मैं खुद डायरेक्टली खरीदूं, डायरेक्टली बेचूं, ये नहीं हो सकता। इसके लिए जरूरी है कि मेंबर बनो, और जो मेंबर बनते हैं उसके लिए मुस्तकिल फीस भी अदा करनी होती है, उसके लिए मुस्तकिल क्वालिफिकेशन भी चाहिए, बगैर क्वालिफिकेशन के नहीं बन सकते। अब उसके साथ साथ जो मेंबर हजरात हैं वही ब्रोकर भी बनते हैं, वही क्या बनते हैं, ब्रोकर भी बनते हैं। लिहाजा अगर कोई बंदा शेयर्स की खरीदारी करना चाहे तो उसके लिए जरूरी है कि वो किसी ब्रोकर के जरिए शेयर्स खरीदेगा और बेचेगा, ब्रोकर के जरिए शेयर्स खरीदेगा और बेचेगा। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे क्या है, ब्रोकर्स हैं, उसमें से चंद के नाम जैसे मैंने बताया, शेरखान है, एंजल ब्रोकिंग है, इसी तरह से ज़ेरोदा है, मोतीलाल ओसवाल है। इसके अलावा बहुत सारे क्या हैं, ICICI सिक्योरिटीज है, बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं जिनके जरिए से आप क्या कर सकते हैं, शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं, शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। अब शेयर्स के खरीदने के दो मराहिल होते हैं। कितने मराहिल? दो मराहिल। पहला मरहला जब शेयर्स को फ्लोटिंग किया जाता है, यानी जब जब जारी होता है शेयर्स, उस मौके पर खरीदते हैं, तो उस मौके पर शरीयत कहती है कि एक शर्त के साथ उस फ्लोटिंग किए जाने वाले शेयर्स की खरीदारी जायज है। वो शर्त क्या है कि जिस कंपनी का अभी अभी शेयर्स लॉन्च किया जा रहा हो, जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफर भी कहते हैं, IPO भी कहते हैं, इस तरह से अगर कोई कंपनी है जो अभी चालू नहीं हुई, अभी शुरू हो रही है और वो बाजार में क्या कर रहा है, शेयर्स को बेच रहा है, तो ऐसी सूरत में शरीयत ये कहती है कि अगर वो कंपनी का कोर बिजनेस यानी उसका असल कारोबार हलाल हो तो फिर उस कंपनी का शेयर्स खरीदना जायज है। क्यों जायज है? कि भाई उसकी कंपनी क्या है, हलाल कारोबार। जैसे कोई स्टील की कंपनी है, इसी तरह सीमेंट की कंपनी है, या कोई इसी तरह से क्या है, ऑटोमोबाइल की कंपनी है, तो ये काम क्या है, जायज है नहीं जायज है? लिहाजा चूंकि अभी उसने कोई सूदी मामला नहीं किया, उसने कोई दीगर मामलात को दखलंदाज नहीं किया, अब शरीयत कहती है चूंकि अभी कंपनी स्टार्ट हो रही है, लिहाजा अगर ऐसी कंपनी है तो सिर्फ एक चीज को देखना काफी है, वो ये है कि वो कंपनी कहीं हराम कारोबार ना कर रही हो। मसलन कोई अल्कोहल की कंपनी ना हो, शराब बनाने की कंपनी ना हो, या बैंकिंग सेक्टर की कंपनी ना हो, या इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी ना हो, या फाइनेंस सेक्टर की कंपनी ना हो, तो ऐसी कंपनी ना हो। इसके अलावा जो हलाल कारोबार करने वाली कंपनियां हैं, उन कंपनियों के शेयर्स की खरीदारी जायज है। अब एक बंदा सवाल करता है, आमतौर से फ्लोटिंग में तो नहीं खरीदता, ऑलरेडी जो कारोबार चल रहा है उस कंपनी के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हुआ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हुआ, ऑलरेडी कंपनी चल रही है और ऐसी कंपनी के शेयर्स को खरीदा जा रहा है ताकि कल के दिन आगे मुस्तकबिल में उस शेयर्स की परफॉर्मेंस, उस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होने की बुनियाद पर उस शेयर की कीमत आगे बढ़ेगी। मिसाल के तौर पर 100 रुपए की आज की कीमत है, हो सकता है एक महीने 2 महीने बाद 110 120 हो जाए तो उसके जरिए नफा कमाऊंगा। तो ऐसी कंपनियों की शेयर्स की खरीदारी के चंद शराइत हैं। सबसे पहली शर्त तो वही है कि उस कंपनी का कोर बिजनेस, बुनियादी तिजारत हलाल हो।
बुनियादी तिजारत हलाल हो। आमतौर से बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लोग क्या करते हैं, अपनी तिजारत शुरू तो कर देते हैं, फ्लोटिंग तो हो जाती है, आईपीओ तो लॉन्च हो जाता है, लेकिन तिजारत नहीं करते, अभी प्लानिंग में ही बैठे रहते हैं। कितने दिन प्लानिंग में? कभी कभी 6-6 महीने, कभी कभी साल साल तक प्लानिंग करते हैं। तो एक बंदे ने क्या किया, इनिशियल पब्लिक ऑफर के मौके पर एक बंदे ने 10 रुपए का शेयर खरीदा। कितने रुपए का? 10 रुपए का शेयर्स खरीदा। अब इस 10 रुपए के शेयर्स को एक महीने के बाद 12 रुपए में बेच सकता है या नहीं? बेच सकता है? नहीं, नहीं बोल रहे। कौन बेच सकता है या नहीं? नहीं बेच सकता। ला हौल वला कुव्वा। बेच सकता है नहीं? जल्दी बोले हजरत, हमारा ये मिजाज बयान का नहीं है। आपने सुबह से बयान सुन लिया, अभी तो मुजाकिरे का होगा। जी हजरत। हो, ये अलग चीज है। मैं क्या कह रहा हूं, फ्लोटिंग किया, अभी बिजनेस शुरू नहीं हुआ, अभी बिजनेस शुरू नहीं हुआ, अभी शुरू होगा। जैसे कंपनी ने क्या किया, अपना स्ट्रक्चर बना लिया, प्रॉस्पेक्ट छाप दिया, सब कुछ हो गया और कंपनी ने फ्लोटिंग कर दिया शेयर्स को। अब आप लोगों ने 10-10 रुपए में शेयर्स को उसकी फेस वैल्यू के हिसाब से खरीद लिया। अब उस शेयर्स को 12 रुपए में बेच सकता है या नहीं? नहीं बेच सकता। नहीं बेच सकता। कौन कौन नहीं बेच सकता? हाथ उठाए। बेच सकता कौन कह रहे हैं? अच्छी बात। उस 10 रुपए के शेयर्स को 8 रुपए में बेच सकता नहीं? भाई मेरी चीज है, मैं चाहे 8 में बेचूं, 6 में बेचूं, आपको क्या मुसीबत है? बेच सकता है नहीं? नहीं बेच सकता। अब जिन्होंने कहा बेच सकता, उसकी वजह बताएं। उसके इख्तियार में होती है, मेरे जेब में है मंजेत ना। 10 रुपए को मैं 8 रुपए में बेचे तो क्या, 7 रुपए में बेचे तो क्या, जायज क्या? पैसे को पैसे इतना हजरत, 10 रुपए को 8 रुपए में बेचना जायज क्या? पैसा 10 रुपए को 12 रुपए में बेचना, ये है मसला। दूसरी शर्त क्या है कि अभी कंपनी, उसके कोई असेट्स नहीं बने हैं, कंपनी ने कोई फिक्स्ड असेट नहीं खरीदा है, पैसा पैसा ही है, लिक्विड ही की शक्ल में है। लेकिन शेयर मार्केट में क्या करते हैं, उसी हालत में हाथ बदलते 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 10 रुपए के शेयर को 150 रुपए का बना देते हैं। शरीयत कहती है हराम है, शरीयत कहती है ये हराम है। क्यों? कि यहां पर जो शेयर्स की नुमाइंदगी कर रहा है, किसकी नुमाइंदगी कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है। शेयर्स का जो 10 रुपए है ना, वो सिर्फ 10 रुपए को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अभी अभी लिक्विड ही की शक्ल में है। जरा टेक्निकल है, ज्यादा परेशान ना हो, जितना समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। 10 रुपए को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। लिहाजा अगर आप 10 रुपए की चीज को 12 में या 8 में बेचेंगे, ये ऐसा ही है गोया कि आपने 10 रुपए को 12 रुपए में या 8 रुपए में बेचा, और ये चीज जायज नहीं है। लिहाजा शरीयत ये कहती है, आयोफी एक इदारा है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो पूरे दुनिया के जितने भी इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी गोया के वो रेगुलेटरी बॉडी है। जितने भी इस्लामिक बैंक्स हैं दुनिया भर के, जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं दुनिया भर के, जितने भी ऐसे इस तरह के लीजिंग कंपनीज हैं, उनको शरिया गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। उसका कहना यह है कि जो भी कंपनी फ्लोटिंग करने के बाद कम से कम उसके एसेट्स 30% तक हो जाए, वरना हमारे लोग तो 1.5 होशियार ना, क्या करेंगे, उतस हजरत 1 लाख रुपए आ गया, 1000 रुपए का कुछ छोटा टेबल लगदार का एसेट है ना, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? उसके लिए कहते हैं कम से कम 30% का हो, असेट आ जाए। अब 30% असेट है, 70% लिक्विड है। अब 10 रुपए के शेयर्स को 12 रुपए में बेचना जायज है नहीं जायज है? जायज है नहीं जायज है? जायज है, इसलिए कि 10 रुपए
10 रुपए के बराबर, 2 रुपए का गोया के आपने 7 रुपए को, अब मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए में 30,000 रुपए के क्या किया, असेट ले लिया। 70 लाख रुपए, 70,000 रुपए आपके क्या हैं, ऐसे ही हैं। अब आपने गोया के 10 रुपए के शेयर्स को 12 में बेचा, तो 7 रुपए को 7 रुपए में बेचा, 3 रुपए के असेट्स को 5 रुपए में बेचा। क्लियर? तो इस तरह से कहते हैं। ये दूसरी शर्त क्या है कि कंपनी के पास सिर्फ कैश ही हो, तो फिर ऐसी सूरत में कमी ज्यादती के साथ बेचना जायज नहीं। अब जिन हजरत ने बोला ना हमें पूरा क्राइटेरिया देखते, आप बताना मुझे कैसा देखते करिए सो, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, आमतौर से आजकल जितने भी इदारे हैं, दुनिया भर के इदारे, ये तो हदीस पाक का मफहूम है। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब, कुर्ब क़यामत, आदमी सूद से बच भी जाए तो उसके धुआं से तो नहीं बचेगा। कैसे नहीं बचेगा? आज खुद देख ले, कितना भी बड़ा मुत्तकी हो, डेबिट कार्ड तो इस्तेमाल करेगा ना। क्या करना हजरत, मुझे मलेशिया में बुलाते ही क्या वास्ते, एक प्रोग्राम के वास्ते हजरत जी जाते, उन्होंने भी क्या करते, लेते। अब मदरसे का अकाउंट कहां रखेंगे, वरना लोग चंदा भी देते नहीं, कहती घपला कर दे, लेकिन दिखाओ जी हजरत कहते। अब उसके से मजबूरन तो क्या करना, बैंक में अकाउंट रखना। तो इस तरह की बहुत सारी मस्जिदों के अकाउंट्स बैंक में रखते। तो इस तरह से किसी ना किसी एंगल से, चूंकि हमारे हिंदुस्तान में खास तौर पर कोई इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, हमारी बदनसीबी है, बदकिस्मती है, तो ऐसी सूरत में मजबूरन रखते हैं। तो अब यहां पर क्या है कि बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो चाहकर या ना चाहकर किसी ना किसी तरह सूद में इन्वॉल्व होते हैं। 2 तरह से सूद में इन्वॉल्व होते, एक तो ये कि उसका जो रिजर्व मनी है, एक्स्ट्रा पैसा है कंपनी का, वो कंपनी अपने कंपनी में रखेगी क्या? ये कि कंपनी की जो वर्थ है 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, जो उसका जो एक्सेस अमाउंट है, उसको क्या करते हैं, बैंकों में रखते हैं। इसी तरह से दूसरा कैसा इन्वॉल्व होते हैं सूद में, कि दूसरा ये कि जब कंपनी अपनी किसी कंपनी को लिस्टेड कराते हैं तो गवर्नमेंट के जानिब से उसको एक लिमिट मुकर्रर की जाती कि आप 100 करोड़ के शेयर्स ही इशू कर सकते हैं, 100 करोड़ के शेयर्स ही इशू कर सकते हैं। लेकिन कंपनी ने तरक्की किया, उसके पास लिक्विड का मसला आ गया, तो अब क्या करते हैं, बॉन्ड्स जारी करते हैं, या इसी तरह से दूसरे बैंकों से कर्ज लेते हैं। अब शरीयत यह कहती है कि अगर कोई कंपनी, उसका कोर बिजनेस हलाल है, जैसे स्टील की कंपनी, बिजनेस तो हलाल ना, अब मजबूरन क्या किया उसने कि बॉन्ड्स जारी करके पैसा उठाया, बॉन्ड्स जारी करके सूद पर पैसा उठाया, या किसी बैंक से सूद पर कर्ज लिया, बैंक से सूद पर कर्ज लिया। तो अब शरीयत यह कहती है, आयोफी की यह क्राइटेरिया है कि उसके जो पूरे जो कंपनी की जो वर्थ है 33% के नीचे तक कर्ज ले सकता है। कितने तक? 33%। मिसाल के तौर पर 1 करोड़ की कंपनी का फुल साइज है, 33 लाख रुपए उसने बैंक से कर्ज लिए हैं, या 30 लाख रुपए उसने बैंक से कर्ज लिए हैं, तो उस कंपनी को भी शरिया कंप्लेंट कंपनी के क्राइटेरिया में लाएंगे, मजबूरन। क्यों लाएंगे? अब शरीयत ये सवाल करे, हजरत हमें खाएंगे तो हलाल नहीं तो हराम, ऐसा सब नहीं होता हजरत, क्या रत्ती देते ना। इसकी भी दलील दी है उलमा ने, वो जो हदीस है ना हजरत मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह, कौन की, हजरत साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह तआला अन्हु की, कि अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मैं पूरी की पूरी दौलत क्या करूं, मरने से पहले क्या करूं, सदका कर दूं? कहा नहीं। कहा आधी दौलत? कहा नहीं। क्या 1/3? कहा 1/3 कर दो, लेकिन अस्सुलुसु वस्सुलुसु कसीर, 1/3 भी क्या है, कसीर है। लिहाजा इसको अकल के दायरे में लाकर, चूंकि अक्सर माल हलाल है, थोड़ा माल 33% से नीचे तक अगर है तो कोया के क्या है, अकल के दर्जे में आ गया, इसलिए ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीदना जायज है। और दूसरी चीज, जैसे मैंने बताया कि दूसरे तरीके से कैसे इन्वॉल्व होते हैं,
कैसे इन्वॉल्व होते हैं कंपनियां सूद में, कि उन्होंने अपना रिजर्व मनी क्या किया, ले जाके रख दिया कहां पर, बैंक में। अब उसकी वजह से बैंक ने क्या किया, सूद दिया। बैंक ने क्या किया, सूद दिया। अब शरीयत ये कहती है कि उसकी अगर आमदनी 100 रुपये है, मिसाल के तौर पर 100 रुपये है, तो नॉन हलाल इनकम 5% से कम हो। मसलन 95 रुपये तो उसके हलाल कंपनी से आए हो, उसकी खुद की कंपनी से आए हो, और ये जो नॉन हलाल इनकम है ये कितना हो, 100 रुपये में से 5 रुपये से भी कम हो, तो फिर ऐसी सूरत में उस कंपनी का शेयर्स लेना जायज है। लेकिन साथ में शरीयत कहती है कि आपकी जो एजीएम होगी, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, आप उसमें उसके खिलाफ आवाज उठाएं कि हमें क्या नहीं है, आपका ये सूदी कारोबार करना हमें पसंद नहीं है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानी रहमतुल्लाह अलैह ने 70 साल पहले इस मसले को बता दिया कि ऐसी सूरत में चूंकि हम मुसलमान मजबूर हैं तो क्या करें, ये जीएम में आवाज उठाएं। आपका आवाज उठाना गोया के आपकी अदम रजा साबित होगी। एक तो एक चीज, दूसरी चीज यह है कि आपको जो इनकम मिलेगी उसमें से जो नॉन हलाल इनकम जो 5% है, डिविडेंड में जो 5% आएगा, 5% बगैर सवाब की नियत के निकाल के सदका कर दे, बगैर सवाब की नियत के निकाल के सदका कर दे। चुनाचे इन तमाम शराइत के साथ अगर कोई बंदा शेयर्स खरीदना चाहे तो खरीद सकता है, वरना नहीं। अब सवाल यह है, मौलवी साहब हमें लेते 10,000 रुपए के शेयर्स, 5,000 रुपए के शेयर्स, हमें कहां जाको झकमराई करते रहना, भाई ये कंपनी कितना ली है, कहां ली है, कैसा ली है। कैसा करते हजरत आप, कैसा रिसर्च करते क्या आप, एक एक शेयर्स को इस तरह से पूरा देखते, फिल्टर करते, कैसा करते, माशाअल्लाह इनको नॉलेज है। तो ये क्या करते हैं, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ये सारी चीजें देख लेते। अब मौलवी साहब हमारे तुम्हारे जैसे हम ना क्या मालूम हजरत, वो सब क्या करना, उसके लिए क्या सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन उसके लिए, आपको मालूम, आप पढ़े लिखे हैं, नॉलेज है। जो दूसरे हैं, बिजनेसमैन हैं या दूसरे हैं, उनके लिए क्या सोल्यूशन है, उन्हें कैसा मालूम करेंगे। 10,000 रुपए के शेयर्स लेने क्या 1 घंटा 2 घंटा उन्हें रिसर्च में लगाएंगे, तब तक शेयर्स की कीमत अप एंड डाउन हो जाएंगी ना। दो चीजें हैं हिंदुस्तान में, कितने इदारे हैं, 2 इदारे हैं हिंदुस्तान में, एक है तासीस, दूसरा है इस्लामी तिजारा, दूसरा है इस्लामी तिजारा। दोनों के दोनों जो है, मैंने जैसे शुरू में बताया, आयोफी उसी के नॉर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हैं। लिहाजा अगर कोई बंदा जिसको इन सारी चीजों की तहकीक करने मुश्किल हो, उसके लिए आसानी यह है कि इस्लामी तिजारा वेबसाइट के जरिए मालूम करें या तासीस की वेबसाइट के जरिए मालूम करें कि फिलहाल कौन से कंपनी शरिया की कैटेगरी के अंडर में आते हैं, कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदना शरअन जायज है। इसको मालूम करके उन कंपनी के शेयर्स की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। लेकिन सवाल क्या हजरत, हमें तासीस को गए तो उन्हें सब्सक्रिप्शन चार्जेस मांगते ना हजरत, क्या करके 6 महीना तुम ना लिस्ट देना को तो 300 रुपए दियो, हमें क्या को तो मुसलमान का, मौली साहब का, इस्लाम का काम को तो मुफ्त का काम समझते, उन्होंने देते सो फतवा उसमें पैसे अलग के, उन्हें बोलते सो इस्लाम को साकर को उसे पैसे अलग के, हमें जो पैसा कमाते वो अल्लाह दिया सो बरकत। हाजी साहब हज को जाते साल साल माशाअल्लाह, जे तुम्हें जो लेते हैं कमाते हैं, उन्हें मेहनत करके स्क्रीनिंग करके जो देते हैं उसके लिए कुछ तो सब्सक्रिप्शन चार्जेस दे के ले, तभी तो बरकत होगी। वरना आदमी क्या करता, वो 300 रुपए के चक्कर में 3 लाख हराम में डाल देता। उसके लिए क्या करना कि आजकल इस्लामिकली भी फ्री नहीं है, उन्हें भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस लेते हैं। जहां आपको इत्मीनान हो, दोनों के दोनों शरिया स्कॉलर्स हैं, उनकी निगरानी में चलता है, लिहाजा उन शेयर्स को क्या करें, आप उनकी सब्सक्रिप्शन चार्जेस दे के लें। और खास तौर से शेयर्स के बारे में एक अहम बात यह है कि क्या नहीं है यह कि आज रात को सोया बच्चा सुबह उठते ही बालिग होगा, वैसा नहीं होता ना।
पैदा होते ही क्या हो जाता, बल्कि उसके लिए कुछ टाइम लगता। इसी तरह से शेयर्स के अंदर सब्र चाहिए। हमारी मुसीबत क्या है, तो पूरा हीरा मोती मिलना लगाते ही कैसा थी फट कर पैसा आना, हीरा मोती सब जमीन में दफन हो जाता, खजाना बन जाता। आप ये समझ गए रहेंगे किसे बोलता हूं करके। तो इसके लिए क्या नहीं करना, खासतौर से शेयर्स में इत्मीनान के साथ, दिल सुकून के साथ लॉन्ग टर्म जिसे करने की ताकत है। और ये टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कहते हैं कि आपके पास पूरा अखराजात हो गए, एक्सेस मनी जो है उसको डालें शेयर्स में, एक्सेस मनी जो है उसको डालें। जब तक बंदा शेयर से कमाता बोलता अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, जैसे ही लास्ट होता पूरा जुआ जी शेयर से कमाए ना तब अल्हम्दुलिल्लाह क्या भी मसला नहीं। उसके लिए क्या करना, जरा टेक्निकल एनालिसिस को भी देखना, सारी चीजों को देख के सीख के समझ के लगाए। इसमें एक अहम सवाल होता क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग कौन कौन करे, हाथ उठाओ। मालूम मौली साहब काम पकड़ देगी और हाथ उठाते नहीं उठाए तो पूछते रहे, हम ना करो, कौन भी करे नहीं क्या, माशाल्लाह पूरे अल्लाह वाले जो हैदराबाद में ये है शेयर्स में इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या कर को, तुम मालूम क्या, तुम ना तो मालूम होगा, बोलो जी हजरत कारदल को नहीं क्या। हाँ सुबह में लेके आदमी शादी करे आ गए थे, खाली 3 दिन के वास्ते जायज क्या वैसा नहीं, आदमी क्या करता सुबह में कब से कब तक 9:30 से लेकर 3:15 शाम के जो 3:15 है ना, उसको कहते हैं डे ट्रेडिंग का टाइम। यानी उसी के अंदर अंदर 9:30 के अंदर ले लिए तो 9:30 से लेने के बाद 3:15 के अंदर अंदर बेच देना, 3:15 के अंदर अंदर बेच देना। अब ये चीज करना जायज है कि नहीं जायज है, कौन जी उलमा है यहाँ पूरे पहली सब पूरा उलमा ना, जायज नहीं, ला हौल बना। कौन हजरत मात के भी है ना, कौन कौन हाथ उठा रहते हैं, जायज नहीं है। क्यों जायज नहीं, मैं बोल तो मैं ही लग तो मैं बेच तू हजरत, क्यों जायज नहीं। ये जो है ना, ये बात अक्सर बोलते नहीं, बहुत सारे लोग हैं आजकल यूट्यूब में आ गए, इंट्राडे हलाल और हराम, उसमें क्या बोलते, बाज़ उलमा की राय ये है कि ये नाजायज है, बाज़ उलमा की राय ये है कि ये जायज है। अब उन्होंने खुद बोलते मैं मुफ्ती नहीं हूं, लेकिन अगर आपके पास एक्सेस पैसा है तो लगाए। कहका जी है, मजाक बना दिए, कहका क्या चीज बता रहे भाई, मुफ्ती नहीं है तो खामोश बैठ जाए और कंट्रोवर्सी मत फैलाए पब्लिक के अंदर। लोग क्या समझेंगे, हर चीज जहां इख्तिलाफ है कि वहां जेब भर जाती, छोड़ो जी, उनके पास नहीं तो इनके पास तो है ना, इनके साथ जन्नत में चल जाएंगे ये सब आपको डेढ़ होशियारी के काम आए। इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में 2 चीजें अहम हैं। पहली चीज तो यह है कि ट्रेडिंग के अंदर जब बंदा शेयर्स खरीदता है तो इसके लिए कितने अकाउंट होना, 4 अकाउंट होना। कितने अकाउंट हजरत, हाँ क्या जी जे क्या जी हजरत, कौन जवाब करे सब शेयर से, कितने अकाउंट होना शेयर्स की ट्रेडिंग के लिए, कितने अकाउंट होना, 4 अकाउंट। कौन बोले सो 4, माशाअल्लाह। और कौन बोले 3 हजरत, मैं देखा 25 लिए ही कि नहीं 4 अकाउंट नहीं, 3 अकाउंट। एक तो उसका बैंक अकाउंट, एक तो उसका बैंक अकाउंट, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा डीमैट अकाउंट। आदमी जब शेयर्स खरीदता है तो ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए शेयर्स खरीदता है। मिसाल के तौर पर मेरे ट्रेडिंग अकाउंट है, लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बैंक क्या है, तीनों अकाउंट ऑफर करते, भाई कहां तुम्हें जाले को हमेश दे देते। ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, उन्होंने बोलते हैं हमारे पास क्या करो सेविंग अकाउंट भी खोलो, हमारे पास क्या करो डीमैट अकाउंट भी खोलो, हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट भी खोलो। अब एक बंदा ट्रेडिंग अकाउंट में खोला, जैसे बोले ना इन्फोसिस का शेयर्स 100 शेयर्स लेना, 10,000 रुपए होना मिसाल के तौर पर, तो अब क्या करेंगे, हमारे सेविंग अकाउंट में पैसा रहेगा तो तभी तब भेजेंगे, लिहाजा उसके लिए क्या है जरूरी, पैसे भेजने के लिए हमारा एक सेविंग अकाउंट होना। अब शेयर्स खरीदने के बाद आना की नहीं की, कहां आएगा, डीमैट अकाउंट में आएगा, डीमैट अकाउंट में आएगा। कैसे शक्ल में आएगा, पेपर की शक्ल में आएगा या कार्ड की शक्ल में आएगा, ऐसा पेपर सकाएंगा या कार्ड सकाएंगा, कैसा आएगा जी,
जल्दी जल्दी बोले हजरत, टाइम नहीं है। मुफ्ती साहब पहले जो हम ना बांध दिए हैं 20 मिनट करके। कैसी शक्ल में आएगा? डिजिटल शक्ल में आएगा। किस शक्ल में आएगा? डिजिटल शक्ल में आएगा। अब मैं 10 शेयर्स खरीदा, मैं मालिक हो गया करके कब मालूम होगा मुझे? T+2 T+1 कहा है? अभी आया नहीं वो, खामा सब देखो ना को, खाली बोली सो गवर्नमेंट करी नहीं अभी। T+2 मिसाल के तौर पर पीर के दिन खरीदा, पीर के दिन खरीदा, तो मेरे डीमैट अकाउंट में जब आएगा, कब आएगा? पीर मंगल बुध, बुध के दिन मेरे डीमैट अकाउंट में आएगा, बुध के दिन मेरे डीमैट अकाउंट में आएगा। अब डीमैट अकाउंट में आने से पहले मेरा बेचना जायज है कि नहीं जायज है? फिलहाल जायज नहीं। कौन जी वो फिलहाल? माला माल। वाह वाह वाह, बच्ची बाली होती शादी कर लूंगा करेगा, तब तक तो सब्र कर बाबा, तब तक तो सब्र कर। कई को अभी परेशान हो जाता, लोग तमन्ना कर रहे हैं T+2 नहीं हन्ना, T छन्ना, T+1 हन्ना, होते ही हमें भी फतवा बदला लेते हैं। तब तक तो सब्र करो। अब यहां पर जो बंदा 9:30 बजे खरीदा, क्या शाम से पहले उसके अकाउंट में आ जाएगा? लिहाजा गैर ममलूक चीज यानी उसके कब्जे में आने से पहले उसका बेचना क्या हो गया? जायज नहीं। दूसरी चीज जैसे मौलाना ने बताया कि भाई आपको कहते हैं कि आपने खरीद लिया, मैं मालिक हूं, मुझे पूरा इख्तियार होना चाहिए, चाहे तो मैं अपनी चीज को बेचूं या फोड़ के डालूं। तुम्हें कौन होते मेरी चीज को मेरी इजाजत के बगैर बेचने वाले? लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है? 9:30 बजे के बाद खरीदा, 2:15 बजे तक नहीं बेचा, रख लेकर जिक्र कर लेकर बेटा अल्लाह बढ़ जाना, अल्लाह बढ़ जाना, अल्लाह बड़े आश नहीं। लेकिन क्या होता उन्हें? ऑटोमेटिक जो शेयर मार्केट का ये है ना, स्क्वायर ऑफ बोलते, उसे क्या बोलते? स्क्वायर ऑफ। ऑटोमेटिक चले आता। क्या जी खाली तुम ना बेचता सो पैसा चाहता सो, तुम ना इतना नुकसान होगा, तुम्हें डाले पैसे में इतना ले लियो। ये डेढ़ होशियारी का मासूब करना नहीं। और इंट्राडे ट्रेडिंग में बड़े बड़े जो ट्रेडर्स है ना, वॉरेन बफेट, उतने बड़े बड़े ट्रेडर्स बोले कि कोई बंदा आज तक इंट्राडे ट्रेडिंग कर को कमाया सोच नहीं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर को कमाया सोच नहीं, गमाया सोच। 10-10 रुपए कब भी मिले रहेंगे, 21 साल 1 लाख घुस जाता। आहा, हमारे बस्ती में बेंगलुरु वाले बेटे पूछो, 1 तारीख होते ही फर्स्ट क्लास आता था, जब घुसिया ना कंपनियां, आहा वैसा हो जाता। तो इसके लिए क्या नहीं करना, जो चीज हलाल है उसी को करना। इसी तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग में एक और एक ट्रेडिंग होती है, वो क्या बोलो? शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या है? तुम्हें बोलो ना को, दूसरे बोलो साहब। शॉर्ट सेलिंग क्या है? जल्दी जल्दी बोलो, टाइम हो रहा है। आहा, क्या बोले देखो हजरत, आपके पास नहीं है तो भी आप बेच सकते। बाजू घर की मुर्गी उन्हें को काटा करते, जायज क्या? वैसा किस्सा मेरे पास है नहीं, बेचे जा। अब पूछते कैसा हजरत तुम्हारे पास नहीं है, सोची तुम्हें बेचते। हमारा इंडिया का सिस्टम इजाजत देता जी, तुम ना से भी इजाजत देती उसे। तुम्हें क्या करो, हकीकत में वो शेयर्स को ना खरीदना होता है ना बेचना होता है। वो भी किसके अंडर में आता है? शॉर्ट सेलिंग किसके अंडर में आता है? इंट्राडे में ही आता है। यानी आप सुबह को खरीद लो, नहीं सुबह को बेच लो, फिर शाम को खरीद लेना, शाम को खरीद लेना। लिहाजा ठीक है क्या? तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। तो यहां तक तो हमारा क्या है, हकीकी उन्वान खत्म हो गया शेयर्स के बारे में। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो और तफसील से बताएंगे। इसी तरह से शेयर्स के साथ साथ क्या है, अब मैं शेयर्स खरीदा, बाहर से कौन कौन आए हैं हैदराबाद के अलावा? जल्दी जल्दी बोले। आप हैं, आप कहां से है हजरत? मकराना। आप गुजरात से, माशाल्लाह। ये प्रोग्राम के लिए आए, महाद में पढ़ते हैं। आंध्रा से कौन की? विजयवाड़ा से आए बोले ना, कौन हजरत वो? आप क्या
अच्छा, अब वहां से आता बंदा किस में आया? आप अपनी गाड़ी में आए या बस में आए? ट्रेन में आए। अपनी गाड़ी से खुद गाड़ी करके आ सकता नहीं आ सकता, लेकिन उसे मालूम होना रास्ता कैसा है, टूटा है कि फुट्टा है कि कहां जाना, कैसा टर्न करना कर को। एक आदमी को मालूम नहीं, मेरे सका किसे मालूम नहीं कैसा जाना, मैं क्या करूंगा? एक प्रोफेशनल ड्राइवर को हायर करूंगा, एक प्रोफेशनल ड्राइवर को मिलूंगा कि भाई मुझे वहां तक छोड़ दे करके। ये फर्क शेयर्स के और म्यूचुअल फंड के दरमियान में, यही फर्क। शेयर्स गोया के खुद की गाड़ी ड्राइव करके आना, पूरा रिस्क लेना, बारिश धूप सबको। और म्यूचुअल फंड क्या है कि भाई मेरे हाथ से करने होता नहीं, एक जो क्या है सर्टिफाइड जो फंड मैनेजर जो होता उसके हाथ में हमें पैसा दे देते कि भाई आप क्या करो, हमारे तरफ से खरीदो और बेचो, जो नफा आएगा उसमें से नहीं बल्कि जितना भी इन्वेस्टमेंट है 2% उन्हें ले लेता। कौन ने? फंड मैनेजर, म्यूचुअल फंड चलाने वाला। बकिया पैसा हमारे इसमें आ जाता। ठीक है, ये फर्क शेयर्स में और म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड क्या है? बहुत सारी किस्में हैं म्यूचुअल फंड की, यानी थोड़ा 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 करके पैसे जमाना। अब जैसे ये भाई हैं हमारे, क्या करें इन्हों, ये कंपनी देखे LNT के बहुत अच्छे शेयर्स हैं, भाई कर को लिए कितना लिए? 10 शेयर्स लिए। एक एक शेयर की कीमत 100 रुपये, 10 शेयर की कीमत 1000 रुपये। आइंदा बढ़ जंगा करके उम्मीद से लिए, आइंदा बढ़ जाएगा। उनके पीछे जो बैठे हैं ना, उन्होंने क्या करे? मारुति के भी 10 शेयर्स लिए, उन्होंने मारुति के 10 शेयर्स लिए, उन्होंने भी किस उम्मीद से लिए? आइंदा बढ़ जाएगा करके। लेकिन इत्तेफाक से क्या हुआ कि LNT का शेयर्स तो बढ़ा, लेकिन मारुति का शेयर्स नहीं बढ़ा बल्कि घाटा हो गया। अब इन्हों क्या बोलते? देख बा, मैं लिया सोच कैसा की फायदा में, तू लिया सो नुकसान में। अब इन्हों क्या करे? हजार रुपए अलग अलग कंपनी में लगाने के बजाय 2000 रुपए मिलाकर दोनों एक एक कंपनी में लगाते तो जितना नुकसान यहां हुआ उतना फायदा उसमें हो जाता। होता नहीं होता? एक ही आदमी को नुकसान नहीं होता बल्कि दोनों का नुकसान बढ़ जाता, दोनों मिलाकर लगाने से। इसी तरह से शेयर्स में होता है। शेयर्स में क्या कर? म्यूचुअल फंड में क्या होता है? बहुत सारे लोगों के पास पैसा लेके एक फंड मैनेजर क्या करता? बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स में लगाता। अगर ये कंपनी का शेयर नीचे गया, हो सकता है दूसरी कंपनी का शेयर ऊपर जाए, हो सकता है तीसरी कंपनी का शेयर ऊपर जाए, तो उसकी वजह से क्या हो जाता? बैलेंस हो जाता। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है। म्यूचुअल फंड की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन सेबी ने कहा कि सिर्फ 5 तरह के म्यूचुअल फंड काम कर सकते हैं। एक है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या? ऐसा म्यूचुअल फंड जिसमें फंड मैनेजर आने वाले सारे पैसों को शेयर्स में लगाएगा, शेयर्स की खरीदारी में बेचने में लगाएगा। दूसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड मतलब शेयर्स में नहीं लगाएगा बल्कि कर्ज के कागजात लेगा। भाई 1 लाख रुपए दो, एक हमना क्या करो सर्टिफिकेट दे दो, तुम्हें 6 महीने के बाद इतना % हमना सूद देना, इसे कहते हैं डेट म्यूचुअल फंड। तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, यानी थोड़ा पैसा डेट में लगाया, थोड़ा पैसा शेयर्स में लगाया। और चौथा होता है क्या है? सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बोलते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड, जैसे बहुत सारे लोग हैं बुढ़ापा होने के बाद बाबा पैसे देता था जेब खर्चे, बेटा लात मारता, जे तुम ना कान जी क्या काम, तुम ना घर में बैठो। अब उसके वास्ते क्या है? शरीयत भी मना नहीं करती, भाई तुम्हें कमा को तुम्हें कहीं को हाथ मल्ले कर दे, तुम्हें क्या करो? अपनी पेंशन स्कीम के तौर पर कोई एक ऐसा म्यूचुअल फंड के है जहां पर आप पैसा लगा सकते हैं। इसी तरह से चाइल्ड म्यूचुअल फंड होता है। चाइल्ड के इसके वास्ते, यानी बच्चे छोटे हैं, हमें क्या करते हैं? बच्चा पैदा होते अल्लाह दिया, कौन जी रखा? अल्लाह रखा, कौन जी पाले? अल्लाह पालिया। बाद में 18 साल होते होते बुढ़े मियाँ की पूरी BP चढ़ जाती, अल्लाह शादी करना ना, नौजवाना सब बर्बाद हो गए, नौजवाना सब बर्बाद हो गए, बगैर इसके शादी नहीं करते। तुम्हें कहीं को जी तैयार करे नहीं तुम्हारी बच्ची के वास्ते की, बच्चे के वास्ते की। पहले से तुम्हें क्या करना था? एक सिस्टम बनाना था, थोड़ा थोड़ा पैसा जमाते तो तुम्हारी बच्ची या बच्चा जब बड़ा होगा उसके लिए जो अखराजात हैं उस अखराजात को पूरा कर सके। तो इसको कहते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अब आखिरी का जो म्यूचुअल फंड है वो है कि भाई आप जो जितना भी पैसा है अलग अलग नहीं लगाएंगे बल्कि इंडेक्सेस में लगाते हैं।
इंडेक्स इसमें लगाते हैं। यह है मुख्तसर तरीके का म्यूचुअल फंड का। हिंदुस्तान में तकरीबन 44 म्यूचुअल फंड हैं। अब हमें सवाल करें हजरत वो सब छोड़ो, हमें आए ही सो कहां पैसे लगान दे पूछने, कौन से म्यूचुअल फंड में लगाए जा। शरिया कंप्लेंट, हिंदुस्तान में 3 शरिया कंप्लेंट म्यूचुअल फंड हैं। कितने? 3। एक है टाटा एथिकल फंड, टाटा एथिकल फंड, दूसरा है टॉरस एथिकल फंड, तीसरा है शरिया 20 कहते हैं, रिलायंस शरिया 20 निफ्टी 50 का, उसमें लगा सकते हैं। ये 3 जो है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी म्यूचुअल फंड हैं, जैसे आईसीआई म्यूचुअल फंड है और इसी तरह से रिलायंस है, ये है, वो है, जितने भी दूसरे म्यूचुअल फंड हैं, इन 3 म्यूचुअल फंड्स के अलावा उसमें कोई शरई निगरानी नहीं होती, और उसमें पैसा कहां जाता, किसमें लगाया जाता, कैसा प्रॉफिट दिया जाता, उसकी भी निगरानी नहीं होती। लिहाजा उसमें एक मुसलमान होने की हैसियत से नहीं लगा सकते। आप अगर लगाना चाहें तो 3 म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। ठीक है, यहां तक म्यूचुअल फंड हो गया। और कितना वक्त बाकी है? और आधा घंटा बाकी है। ठीक है, इस सिलसिले में कोई अहम सवाल हो तो कर ले जल्दी से। जी ऑप्शन ट्रेडिंग जायज नहीं है। जी हाँ हाँ, तुम्हें पहला जो सवाल करे ना, फर्स्ट उसका सवाल का क्या पूछे तुम्हें? हाँ हाँ तुम्हें मौली साहब को कन्विंस करने पहला जुमला बोले, देखो क्या बोले, हजरत मेरे पास स्टॉक है, 3 दिन से ज्यादा हो गया, वो 3 दिन उसे हुआ जिसको बेचे तुम्हें, कैसा ले सकते फिर? मुझे कैसा जी ले सकते हजरत, तुम्हारी मिल्कियत से निकलिया नहीं मुकम्मल, फिर कैसा ले सकते? अब तुम्हारे सवाल में तुम्हें क्या बोलते, नीचे जा लेखे 900 रुपए, कहीं को भाई हमें नुकसान उठाना, ले भाई कौन की बकरा मिला, दे दो जी, मुफ्ती साहब फतवा दिए हैं, रंदे रख लियो, फर्स्ट क्लास शेयर, उड़ते ही ऊपर फिर खरीद लिए। ये देर होशियारी के कामा नहीं करना। शरीयत में जो है, जब तक मिल्कियत मुंतकिल नहीं होगी, उन्हें मालिक नहीं होता, तो फिर कैसा तुम ना बेच सकता उन्हें? यू अंडरस्टैंड? और रिस्क में आ जाता। जी रिस्क में आना अलग है, इसकी लंबी तफसील है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू ने उसका अच्छा जवाब दिया है फतावा उस्मानी में। ये शेयर्स हकीकत में क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट करता है? शेयर सर्टिफिकेट जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, किसकी नुमाइंदगी करता है? जी कंपनी के हिस्से। कंपनी में मिसाल के तौर पर, कंपनी का मतलब खाली पैसा नहीं, कंपनी में मशीन भी रहेगा, कंपनी में जमीन भी रहेगी, कंपनी में रॉ मटेरियल भी रहेगा, कंपनी में फिनिश गुड्स भी रहेगा, कंपनी बाहर कर्ज दी होगी, जो आना है वो भी रहेगा, उसी को तो रिप्रेजेंट करता है ना। तो गोया कि एक मुशा चीज है, मुशा चीज को जब तक मुतअय्यन ना कर दिया जाए उस वक्त तक बेच नहीं सकते। तायीन के लिए कहते हैं कि आपके डीमैट अकाउंट में आने के बाद ही तायीन होगी। उसकी एक मोटी मिसाल, जैसे जमीन है, 4 आदमी मिलकर लिए 2000 स्क्वायर फीट का, 500 स्क्वायर फीट मेरा, 500 स्क्वायर फीट इनका, 500 स्क्वायर फीट इनका, 500 स्क्वायर फीट इनका, रिस्क तो मंजे बीच ना। अब वो 500 स्क्वायर फीट में बेच सकता, नहीं बेच सकता? क्यों नहीं बेच सकता? हिस्सा तकसीम नहीं हुआ। जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे कि ये मेरा है, तब तक आप बेच नहीं सकते। क्लियर? इंशाअल्लाह अभी एक क्या है, मौलाना ने बताया कि क्वेश्चन आंसर का नशीस जो है असर बाद होगी। तो आगे हम देखते हैं दूसरी एक अहम चीज, चिट फंड है, वही है ना मौलाना? हाँ, चिट फंड है। चिट फंड क्या है?
चिटफंड क्या है? जल्दी जल्दी बताएं। चिटफंड कुछ नहीं है, चंद अफराद का मिलकर बाहमी ताउन के लिए एक अमीर की मातहती में अपने पैसों को थोड़ा थोड़ा जमा करके एक मुश्त बड़ी रकम हासिल करने के लिए तदबीर करना। चिटफंड के लिए आसान मिसाल क्या है? आजकल हमारे घरों में भी चलता चिटफंड। क्या करते हैं भाई, घर में 10 अफराद हैं, भाभी है, बच्ची है, बेटी है, कौन भी है, बहन है, सब क्या करते हैं भाई, सबको जरूरत है, सबको क्या जरूरत है? ये सी रन्ना घर में, गर्मी ज्यादा है, ये सी रन्ना घर में, अच्छी हाई फाई क्या रन्ना, रेफ्रिजरेटर रन्ना, ऐसा खोले तो बीरू खोले सका रन्ना, ठंडी हवा, सबकी तमन्ना चे। अच्छा क्या है, सामने खोले सका चेयर रन्ना, ऊपर सब खोल को आबा को कपड़ा डालने में तकलीफ, फ्रंट डोर वॉशिंग मशीन, लेकिन पैसा होना नहीं होना। अब उसे क्या करते, जाको पूछे क्या बात सग्गा भाई तू रत्ती कहती, मैं परेशान, मेरे पास कहां से पैसा, बोलता नहीं बोलता, जाको पूछे तेरे साथ कितने चाया प्यार हंगा, वो सब बाता नखो, अब मेरे पास नहीं है। अब दूसरा तरीका क्या इख्तियार करते हैं, जान दे क्या भी कर को मरना, क्या करना, बैंक के ने जाओ, इसके ने जाओ, उसके ने जाओ। अब हमारे मौली साहब जुम्मा हुआ तो शुरू कर लेते, जे बैंक जाना हराम, आहा मैं तबलीग वाला अलग ऊपर से नहीं, ये काम सब करता नहीं। उसके वास्ते क्या करते हैं, चलो जी एक काम करेंगे, 10 आदमी मिल जाएंगे, महीना महीना 1000 रुपए जमा करेंगे, कितना 1000 रुपए जमा करेंगे। 10,000 रुपए में से जिसका नाम आता कि हमें क्या करें, कुरा डालेंगे, जिसका नाम आता कि उसे दे देंगे। उन्हें तो भी कम से कम पूरी कर लेने ना उसकी ख्वाहिश है, एक छोटा बड़ा फ्रिज नहीं तो एक छोटी फ्रिज तो लाकर रख लेने देना, देते नहीं देते। हमारे घरों में भी चलता, मुआशरे में चलता। ये चीज जायज है नहीं जायज है? जायज है। क्यों कि एक ताउनी शक्ल है ये, कि भाई हमारे जरिए से, हमारे 10 रुपये से, हमारे 1000 रुपये से ना हमारी जरूरत पूरी है, उसकी जरूरत पूरी होंगी। अगर 10 आदमी के 1000 मिल गए, एक आदमी को उठा कर दे दिए, कम से कम एक की जरूरत तो पूरी होंगी। ये चीज तो जायज है। लेकिन इसमें भी हमारे जो ताजिरा है ना, बड़े होशियार, क्या करें, कैसा भी दूसरा कहती भी टेक्निक इस्तेमाल करे। शैतान क्या करता, हाँ हाँ लाखों घुसाता, उसके वास्ते बोले भाई ताजिरा तुम्हें तिजारत करते ज्यादा इस्तिगफार भी करो, सदका भी करो। क्यों कि ऐसे ऐसे मामलात हो जाते जो क्या करता, आदमी को सूद तक, हराम तक लेके चले जाता। अब बहुत सारे ताजिरान देखे, ऐसा तो भी मंजश मिलना, ये पैसा, ये खुरा डालने को, बुरा डालने को सो हमना होता नहीं, ये पैसा मंजिश मिलना, क्या भी टेक्निक करो। अब क्या करते हैं, मार्केट वगैरह में बड़े बड़े लोग 10-10 हजार रुपए वो भी हफ्ते हफ्ते में डालते। कितना? हफ्ते हफ्ते में, हफ्ते हफ्ते की चिट्ठी या महीने महीने की चिट्ठी, 10-10 हजार रुपए 10 आदमी मिलकर डाले, कितना हुआ? पूरा 1.5 लाख रुपए होगा। 10 आदमी डाले तो कितना हुआ? जगले कर हैं माशाल्लाह। कितना हुआ? पैसे के मामले में सब 16 रहती भी करेक्ट बोलेंगे जी, ये बात तो हम ना पूछो ना को, बेंगलुरु वाले हमें कहते ना क्या बोले, 10-10 हजार रुपए करके 1 लाख रुपए हुआ। अब 1 लाख रुपए को 10 के 10 ताजिराम भी देखते, मेरे कंपनी में, मेरे दुकान में माल ज्यादा हो जाएगा। उसके वास्ते क्या करता हूं, उन्हें चलाने वाला जे बोली लगाओ, जे कितने की बोली, कहां कहां चलता, हैदराबाद में चलता नहीं चलता, ये चलता नहीं चलता, बोली लगाओ। कितने की बोली? 1 लाख की चिट्ठी को कौन कितने कम में उठाता कि उसे वो चिट्ठी। एक आदमी खड़ा होकर बोला, नहीं फदमी मैं 10 कम कर को 90,000 में उठाता हूं। पीछे से एक जना खड़ा हो, इन्हें क्या 10,000 कम, मैं 15,000 कम कर को 80-5,000 में उठाता हूं। कर 30 आदमी खड़ा हुआ, जे चुपके बैठो जे 20,000 दे तू, मैं कितना 20,000, 1 लाख की चिट्ठी 80,000 रुपए में उठाता हूं। और एक 1.5 शाना पीछे बैठा था ना, उन्हें बोला जोर से, वो सब नको 70 पर 5,000 % तुम्हें रख लो, पौना दिए तो बस मुझे। कितने की? 1 लाख रुपए की चिट्ठी 75,000 में, 75,000 में उठा तुम बोलता। अब 4 आदमी में से सबसे कम बोली कौन लगाया? सो 75,000। लिहाजा क्या करते, उसे 75,000 दे डालते। उन्हें वापस कितना करेंगे? 1 लाख। जायज क्या है? कहीं को नहीं है जरूरत, रजामंदी से ना, रिस्क तो है ना, हाँ जुल्म है, खुशी से दे तुझे मैं, हाँ क्यों सूद है? मैं बोल तू सूद नहीं, हाँ ये बोलो असल पैसों का तबादला पैसों से हो रहा है, कमी ज्यादती के साथ। गोया के 1 लाख रुपए को खरीद रहा है या 1 लाख को बेच रहा है 75,000 में।
जो कि नाजायज है, जो कि नाजायज है। अब इतने लोग चुपके क्या बैठे रहेंगे, जे इसे ठको 70-5,000 25,000 का क्या, उन्हें चलाता ना, उन्हें क्या करता 5% ले लेता या 3% ले लेता, क्या कर को मेरी फीस हजरत, मेरी फीस हक्कुल खिदमा कर को ले लेता हूं, अरबी में बोल को क्या भी। अब बकिया जो पैसा है ना उसे 10 हिस्सों में तकसीम करते, 10 हिस्सों में तकसीम कर को 2-2 हजार रुपए मिसाल के तौर पर, जो एक 10,000 लगाया ना उसे कितना नफा 10,000 में 2,000 रुपए नफा, कितना सस्ता। ऐसा सब बोलो ना को बयाना में उन्हें शुरू कर लेंगे। ये क्या है, ये हराम है, ये चीज हराम है। इसी तरह से अब अगर कोई आदमी, इसकी एक और एक शक्ल क्या, भाई चला तू मैं, लेकिन क्या करना, मैं चला तू, मैं कलेक्शन करतू, मैं पूरा करतू, करने के बाद जितना पैसा आता कि पहले महीने का पैसा मैं ले लूंगा, चीटी गिटी डालूंगा नहीं करता, ये जायज क्या, जायज नहीं, जायज क्या, जायज नहीं की, जायज नहीं, दूसरों का हक मार लिया, ये था को धड़ कर फतवा छोड़ा, सामने वाले का मंडा फुड़वा गदने वैसा। इसके बारे में उलमा की राय ये है कि अगर 10 के 10 बंदे राजी हैं, 10 के 10 बंदे राजी हैं, चूंकि उनेश ना पूरा कर रहा है, उनेश कलेक्शन करता, उनेश महीना महीना तुम ना फोन आकर को याद दिलाता, तुम ना अकाउंट नंबर भेजता, रे बात जीपे तो कर बावा, लिहाजा पूरी मेहनत करता और रजामंदी से ले रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं अगर बोले भाई मैं राजी नहीं कर को बोलते हजरत इनके छात में दे दलो, तुम्हें कर लो हजरत करने है क्या, हाँ मंजे उतना टाइम नहीं, तब टाइम है नहीं, उन्हें करता नहीं है, सब रजामंदी से देना है तो दियो, नहीं जो आदमी रजा का इजहार करे उसी के हाथ में दे दे, वही चला ले। लिहाजा मसला यह है कि अगर बंदा राजी हो 10 के 10 आदमी तो फिर लेना दुरुस्त है, और उसके बाद जो बकिया 9 चीटी रहेंगी वो मामूल के एतबार से कुरे के जरिए से चलाया जाएगा। चौथी शक्ल क्या कि भाई आमतौर से आजकल क्या करते लोग कि भाई 1 लाख की चिट्ठी लेकिन चलाता सो मैं 2,000 रुपए पकड़ लूंगा, जायज क्या ये, जायज क्या, जायज है, कैसा जायज है, हाँ? मेहनत कर रहा, वाह साहब जल्दी जल्दी बोलो, हाँ? जायज, जायज क्यों जायज, पेट्रोल वगैरह, यहां तक की इजाजत, कहां तक के जो हकीकी अखराजात बोलते नहीं, एक्चुअल कॉस्ट, अगर वो एक्चुअल कॉस्ट उससे निकालता है तो फिर इजाजत है। मिसाल के तौर पर 1 महीने में पूरा पेट्रोल का खर्च ये वगैरह सब मिलाकर 2% आता, यानी 2,000 रुपए होते, 2,000 रुपए होते तो 2,000 रुपए तक लेना तो जायज, लेकिन क्या भी पेट्रोल का खर्च नहीं, खाली मेंटेनेंस या सर्विस चार्ज कर को पैसा कमाता है तो वो जायज, एक्स्ट्रा मनी जायज नहीं है, सिर्फ हकीकी अखराजात तक जायज है। और दूसरी शर्त उलमा ने यह लिखी है कि जो ऑर्गेनाइजर है उन्हें खुद वो चिट्ठी में नहीं रहना, उन्हें खुद क्या नहीं रहना, उस चिट्ठी में नहीं रहना, ताकि शिबह रिबा भी ना पाया जाए, ताकि शिबह रिबा भी ना पाया जाए। और इसी तरह से चिट्ठी के बारे में, चिटफंड के बारे में एक अहम बात यह है कि इसमें आदमी की दियानतदारी को देखे। एक आदमी क्या करे, अल्लाह वाला सका बनगा, भाई मैं अच्छा काम करतूं जी, क्या लोगों को मदद करतूं, 1 चिट्ठी 2 चिट्ठी दिया, तीसरी चिट्ठी मार लग भागा। इसके लिए क्या करना, पहले देखना कि भाई उसकी दियानतदारी क्या, उन्हें कर सकता है क्या है, क्यों मिला के ठाकुर दे दलना नहीं, आप आंखों बात करे ठाकुर दे दे, वैसा सब करना नहीं, रत्ती थी भी हमारी अकल लगाना, ठीक है। यहां तक चिटफंड के बारे में अहम बातें थी। इंशाअल्लाह असर के बाद जो क्वेश्चन आंसर है, जो सवाल जवाब है, उसी में कर ले, लिख कर रख ले। और एक अहम मसला और क्या हजरत था, सो BOE, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हजरत, जल्दी जल्दी बोलो, हाँ फौरन भेज दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हजरत ने बताया ना, मिसाल के तौर पर मेरे पास पैसे हैं, मैंने जाकर क्या किया, एक कारोबार किया, 1 लाख रुपए का माल लिया,
1 लाख रुपए का माल लिया। माल लेने के बाद मैं बोला भाई हमारे इलाके में 3 महीने से पहले चारा डालती थी, किसी भी क्या करते नहीं, 3 महीने से पहले पैसा देते नहीं, लिहाजा मैं बिल बना को पीछे दस्तखत करको दे दिया। ये जो 1 लाख की बिल है इसकी अदायगी मुझ पर लाजिम है 3 महीने के बाद। हमारे इलाके में खास तौर से चमड़े का कारोबार होता, और चमड़े के कारोबार में जो केमिकल वगैरह बेचते ना, उन लोगों का तो मामूल लिए तो मामूल क्या कि भाई इसका पैसा पेमेंट जो आएगा 3 महीने के बाद। लिहाजा बेचने वाला भी पहले से प्रिपेयर्ड रहता दिमाग से कि मैं इसे माल दिया तो 3 महीने के बाद पैसा आएगा। अब बाज़ मर्तबा क्या हुआ कि 10 लाख का माल दे दिया। कितने लाख का? 10 लाख का माल। उन्हें लेने वाला पीछे दस्तखत भी करके दे दिया कि मुझ पर लाजिम है 3 महीने के बाद 10 लाख रुपए देना। अब अचानक क्या हो गया, बीच में पैसे की जरूरत पड़ी, बीच में पैसे की जरूरत पड़ी। अब ये जो 10 लाख का जो रसीद है, ये रसीद को मैं ले जाकर क्या किया, किसी आपा के पास या खाला के पास या किसी भी मामू के पास जाकर बोलिया भाई 10 लाख की रसीद है। कितने लाख की? 10 लाख की रसीद है। ये रसीद को 3 महीने के बाद, ऑलरेडी 1 महीना होगा है, 2 महीना बाकी है, 2 महीने के बाद क्या होगा, तुम्हें 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, तुम्हें 10 लाख रुपए कलेक्शन कर लियो। लेकिन अब मंजे 10 लाख दियो न को, 9,20,000 दियो बस, 9,10,000 दियो बस। ऐसा करना जायज है नहीं जायज है? ना जायज है। ऐसा करना जायज है नहीं जायज है जी? क्यों ना जायज? पैसों का तबादला गोया के कर्ज ना है, उसके पीछे क्या है, वो बिल के पीछे पैसा ही तो है, उसका तबादला पैसों से कमी ज्यादती के साथ, लिहाजा क्या नहीं है, जायज नहीं है। अच्छी बात, चलिए मान लिया। अब मैं क्या किया, मैं 10 लाख रुपए का माल लिया, मैं पीछे रसीद लिख को दे दिया। जिसको दिया हूं उन्हें खुद मेरे पास आकर बोलता भाई तू 2 महीने के बाद मुझे 10 लाख देना नहीं, आज इस तो 9.5 लाख दे दल बस। ये करना जायज है नहीं जायज है जी? जल्दी उलमा, जायज है नाजायज है? कौन जी बोले सदरत जोर से, क्यों नाजायज है? लेकिन बेचने वाला कौन है? हाँ, जो पैसे लेना आया उन्हें इतना बेचने वाला है। इस सिलसिले में अयोफी की राय यह है कि अगर खुद बेचने वाला और खरीदने वाले के दरमियान मामला हो तो ऐसा समझा जाएगा कि गोया के पहले जो कीमत थी वो साकित हो गई, दूसरी कीमत मुतअय्यन हो गई। भाई उसका इतना माल, उसके माल कुछ ना, वो पैसा रिप्रेजेंट कर रहा है। लिहाजा अगर वही आदमी जिसने माल बेचा है और जिसने खरीदा है, उन्हीं दोनों के दरमियान अगर यह मामला कमी के साथ हो और आपसी रजामंदी से हो जाए तो ऐसा समझा जाएगा कि इब्तिदान इतने में ही बेचा था। लिहाजा इसको उलमा ने जायज कहा है। समझ में आया हजरत? तुम्हें देखते सो डेंजर देखते ना जे, करेक्ट इतना समझ में आया क्या? ठीक है। और एक शक्ल है, तीसरी शक्ल क्या, मैं जाकर बोलिया भाई तुम्हें सब अच्छे अल्लाह वाले लोग 10 लाख रुपए आना है, मैं 10 लाख रुपए तुम्हारे हवाले कर दूं, मंजे आप 10 लाख रुपए दे दो, महीने के बाद तुम्हें 10 लाख वसूल कर लियो। कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते। जायज है नहीं जायज है? जल्दी जी, जायज है। लेकिन करता कौन? जूता बड़ा अल्लाह वाला क्या की बात, तेरी मुसीबत मैंने सर में डाल कौन, 1 महीने के बाद देता कि नहीं देता कि आज मैं तुझे 10 लाख दे दल को, तू फ्री हो जाएगा, मैं पीछे फिरूंगा क्या? अगर ऐसा करता है तो जायज है। गोया के 10 लाख को बेचा 10 लाख नहीं, 10 लाख को बेचा 10 लाख नहीं। क्लियर? और कोई शक्ल है क्या आपके बाजार में जी?
वोचना जी भी वही, अभी क्या जी वोचना भी वही, तुम्हें कंपनी बीच में लाको बोले, मैं कंपनी नहीं सो बोलिया, दूसरा क्या फर्क है? तुम्हें कई कुछ एक सर्विस करे, तुम्हें उतना भरोसा नहीं तो तुम्हारा उसका मसला। अच्छा दूसरे आदमी को बोलती नहीं भाई मेरे पास उसे झटने होता नहीं, तू ले ले बा, चित्ते में दिए हैं कि उत्ते में लियो, जायज कर बोलते हम ना क्या मुसीबत ले लियो, कम करेगा तो गोया के तुम्हें 1 लाख को बेच रहे हैं 90,000 में, जो सूद होने की बिना पर नाजायज है। क्लियर? ठीक है। अब देखेंगे इसी तरह एक अहम मसला, क्या मसला? नो कास्ट ईएमआई बोलते। कौन कौन खरीदे नो कास्ट ईएमआई में? हाथ उठाओ। 0% ईएमआई में आप खरीदे हैं, और आप भी खरीदे हैं, और पूरे अल्लाह वाले बैठे हैं जी। हाँ माशाअल्लाह। कैसा खरीदे हजरत? ये पूछते कर कुछ हाथ उठाते नहीं सकते पूछे तो इतना हजरत, खाली बयान कर ले चले गए तो कब खत्म होगा। हाँ कर लेंगे, अभी 4 मिनट में खत्म कर लेंगे इंशाल्लाह जी। जी जी हाँ, कौन सी कंपनी मिली आप? नहीं अच्छा अमेज़न तो एक प्लेटफॉर्म, वो कौन प्रोवाइड करे तुमने 0% इंटरेस्ट में ईएमआई में? बजाज किया, क्रेडिट कार्ड करया, कौन करया? दोनों भी तो इस सिलसिले में अहम चीज यह है कि सबसे पहली चीज हमें आपको मुक्का सवाल करते मौली साहब करने क्या कर को हजरत 12,000 का मोबाइल लेना, 12,000 दे को लेना जायज की नहीं जायज? भाई तेरी चीज तू ले, क्या तू भी कर। नहीं हजरत 4-4 हजार को 3 महीने में लेना, 0% इंटरेस्ट, जायज की नहीं जायज की? मौली साहब क्या बोलेंगे? जाए तुम्हें कैसा सवाल करेगी वैसा जवाब। अब ये सवाल ले लग जाको, बजाज वाला डाला 0% कर को, वहां जाको ठोके क्या कर को, फला मुफ्ती साहब का ने पूछे जायज कर को, लेकिन अंदर बजाज वाला किरकिरी करता। कैसा करता? कैसा करता? प्रोसेसिंग फीस तो अलग, वो छोड़ो एक हिसाब से। बहुत सारे, एक कंपनी है जेस्ट मनी कर को, बजाज से हमारा वास्ता पड़ा नहीं, जेस्ट मनी कर एक कंपनी है। मैं जाको खुद जाको क्या किया, उसमें लिया क्या भाई मंजे क्या करना, एक ले को देखेंगे कैसा काम करता करके, जाके पूरा ये किया, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह पूरा फिल किया। मंजे भी क्या करा, 20,000 रुपए दिया। मौली साहब तुम्हें कितना फकीर है, तुम्हें 20,000 तक बनेंगे, हम ना मालूम तुम्हारा ट्रांजैक्शन देखो देते करे क्या कि भाई लोग भरोसा करे नहीं, इन्हें तू भरोसा करे ना, खुश होगा मैं। 20,000 रुपए लिमिट, 20,000 रुपए तक मैं कर्ज ले सकता हूं उसके जरिए। उन्हें क्या बोलता, 0% ईएमआई करा। मैं क्या किया, सीधा फ्लिपकार्ट में गया, कहा बिग बिलियन डे, सस्ता आता ना, क्या करे, जाको हजरत जाको दबाए 1,030 रुपए की चीज। अब उसमें ऑप्शन रहता, क्या क्या ऑप्शन रहता खरीदने के लिए? कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी रहता, और इसी तरह से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई का ऑप्शन रहता। मैं ईएमआई में गया, जाको हमसे अदब से, हमें तो ऑलरेडी 20,000 ले को रखे ही ना, जाको क्या किया, जस्ट मनी को दबाया। जैसे ही दबाया उन्हें भी दे दिया, हाँ चलो हजरत तुम ना 1,030 रुपए की चीज। अब 1,030 रुपए की चीज 4 महीने में लिया। कितने महीने में? 4 महीने में वापस कर दूं करके, 3 महीने में वापस कर दूं करके, तो कितना काटना उन्हें? 3 महीने में डिवाइड करे तो कितना आएगा? 3,310 रुपए आना, लेकिन उन्हें कितना काटिया? 3,333 रुपए काटिया। मैं पूछा क्या बाबा 0% बोलिया कर को इतना मैं अंदर आया, ये क्या? पहले तो जवाब नहीं दिए, लेकिन ज्यादा खुदा को पूछने में क्या बोले, actually this product is only we will provide under our वेबसाइट, यानी आप अगर ये प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट में आके खरीदेंगे तभी आपको 0% में देंगे। आप चूंकि डायरेक्टली अमेज़न से खरीदे या फ्लिपकार्ट से खरीदे, लिहाजा इसके लिए आपको क्या नहीं है,
0% नहीं है। क्या बाबा पेनी सो बुरखा देखे तो नव्वा था, अंदर देखे तो बुढ़ी निकली गए, वैसा हिस्सा क्या करे, बाहर देखे 0%। मौली साहब भी खुश हो गए, हाँ परवानी जी 0%, अंदर गए तो मालूम हुआ कि कितनी तरह के कामा करते करके। इसके लिए कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज सिर्फ जाहिरी एतबार से देखकर जीरो करके उछल जाना नहीं, हीरो नहीं बनना, बल्कि उसके पूरे उसके कॉन्ट्रैक्ट को, उसके अग्रीमेंट को, उसके तरीकेकार को, इन सारी चीजों को उलमा के सामने रखे, उलमा उसको देख करके बताएंगे, तभी जाकर हम कह सकते हैं कि फला कंपनी में फला चीज को खरीदना 0% या किस हिसाब से जायज है या नाजायज है। इसके लिए सवाल भी करें तो मुक्का सवाल नहीं करना। अब जा तो सवाल करते सोच कैसा हमें मौलाना कने एक आदमी पूछा मुझे 11:30 बजे मैसेज करे रात में, बैंक निफ्टी में लगाना कैसा हजरत, करके बैंक निफ्टी में पैसे लगाना कैसा हजरत, क्या बोलेंगे तुम्हें? कई को खाली बैंक आती ही नाजायज कर लेना। ये अच्छा जवाब जी, ये नहीं है क्या कि बोलते हमारे मिसाल में नको ठाते धड़ कर एक जना कूद गा गए, वैसा नहीं है भाई। पहले देखना बैंक निफ्टी क्या अच्छा नाजायज, बैंक निफ्टी क्या हजरत, उसमें ट्रेडिंग होता, जैसे कि निफ्टी 50 है, जो निफ्टी 50 क्या है, जो कंपनीज हैं सबको बना करके एक बने, वैसे बैंक निफ्टी है। तो इस तरह से इनको मालूम, मौली साहब को मालूम क्या, तो इसके लिए सवाल करते वक्त वाज़े अंदाज में करें, तभी जाके तो जवाब मिलेगा। हमें करते सब मुक्का सवाल, अब उलमा नहीं बताए तो बोलते जी मौली साहब को मालूम नहीं जी, तुम्हें पूछे कहां जी सही ढंग से। इसके लिए क्या है, अच्छी तरह से क्या करे, इन सारी चीजों को मुबहम ना रखे, बल्कि अच्छी तरह से वाज़े अंदाज में सवाल करेंगे तो वाज़े जवाब भी मिलेगा। तो इसके लिए अभी तक 1 बजे तक का वक्त था, अभी अज़ान होने वाली है। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि अज़ान के बाद क्या है, अपनी मामूलात को पूरा करके, फिर कब है मौलाना, 2:30 बजे है ना, माशाअल्लाह से बहुत सीधे और मोटे अंदाज में हम बहुत सारे मसाइल सुन रहे थे। इसी पर हमारी ये पहली नशिस्त मुकम्मल हुई। जमाल